Hi guys and welcome back to another video of economics on your tips। तो भाई आज आ चुके हैं अपन मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग डेटा पे। तो भाई सेंसस और सैम्पलिंग मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन अपन लोगों ने पढ़ लिया था पिछली वीडियो में, उसके फायदे नुकसान सूटेबिलिटी सब कुछ देख लिया था। आज का जो अपनी वीडियो है इसमें हम मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग डेटा के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई सैंपल किस तरीके से निकाले जाते हैं, कितने मेथड्स होते हैं सैंपल निकालने के लिए या सैंपल के थ्रू इंफॉर्मेशन फाइंड करने के लिए। बेसिकली 6 मेथड होते हैं, 3 मेथड आज कराऊंगा, 3 मेथड कल की वीडियो में करा के और उसके बाद का जो छोटा सा टॉपिक है उसको खत्म करा के आपके थ्योरेटिकल पार्ट को समाप्तिकरण देंगे। उसको फाइनली खत्म करके अपन न्यूमेरिकल पार्ट पे या टेबुलर पार्ट पे या जो भी आपका स्टैटिस्टिकल पार्ट है उसके ऊपर अपन आ जाएंगे। तो चलिए समय व्यर्थ नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारे मेथड्स ऑफ सैंपलिंग। तो पहला मेथड है आपका मेथड ऑफ सैंपलिंग में रैंडम सैंपलिंग। कौन सा है? रैंडम सैंपलिंग। अब रैंडम का मतलब बस ऐसे, रैंडम का मतलब ऐसे ही, कोई भी कहीं भी कैसे भी। तो जैसे एक ये ऐसे कुछ समझ रहा हूं, रैंडम सैंपलिंग का मतलब जहां जितने भी लोग हैं उनमें से किसी के भी सिलेक्ट होने के चांसेस उतने ही हैं जितने बाकी लोगों के। जैसे 100 पर्चियां मेरे पास पड़ी हैं, 100 में से मुझे एक निकालना है, जो जीता वही सिकंदर। तो अब उन 100 में से मैं किसी को भी उठा सकता हूं या आंख बंद करके उस 100 में से मैंने किसी को एक निकाल लिया, जो आया वो जीता, जो नहीं आया वो हारा। तो निकालने से पहले उन 100 पर्चियों के सिलेक्ट होने के बराबर चांसेस थे। तो व्हाट इज रैंडम सैंपलिंग? इट इज अ मेथड ऑफ सैंपलिंग इन विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स has equal chance of being selected in the sample। यानी कि एक ऐसा मेथड ऑफ सैंपलिंग जहां पे उस यूनिवर्स के हर एक एलिमेंट के पास इक्वल चांस होता है कि वो एज अ सैंपल सिलेक्ट किया जा सके। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ रैंडम सैंपलिंग। लॉटरी में क्या होता है भाई, आप सबकी पर्चियां सबके नंबर रख दिए एक डब्बे के अंदर, उनमें से आंख बंद करके निकाला, जो जीता उसकी लॉटरी लग गई, बाकियों की नहीं लगी। तो वो कौन सा मेथड है? वो है रैंडम सैंपलिंग। क्योंकि उस डब्बे में सभी लोगों की पर्चियां थी, कोई स्पेशलाइज वीवीआईपी कोई नहीं था, कोई वीआईपी नहीं था, कोई स्टैंडर्ड नहीं था, कोई लोकल नहीं था, सबकी पर्चियां एक साथ रखी हुई थी, सबको सिलेक्ट करा और सब में से किसी एक को निकाला। वो क्या है? आपका रैंडम सैंपलिंग मेथड ऑफ सैंपलिंग या डेटा कलेक्शन। क्या फायदे हैं? दिस मेथड इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। अब न तो निकालने वाले को पता किसकी पर्ची आएगी, न डालने वाले को पता कि मेरी पर्ची ऊपर रहेगी। सो दिस मेथड इज टोटली 100% फ्री, नॉट 100%, गड़बड़ तो ही जाती है, बट इट इज फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस। द यूनिवर्स गेट्स फेयरली रिप्रेजेंटेड बाय सैंपल। और उस यूनिवर्स में जो सैंपल्स आते हैं वो इक्वली मतलब फेयर आते हैं, कोई गड़बड़ नहीं है, और उस यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करने वाले आते हैं। इट इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, कोई दिमाग नहीं लगाना, कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आंख बंद कर निकालना और दैट इज इट। नुकसान, it does not carry proportionate representation of different item in the universe। ऐसा हो सकता है कि लॉटरी एक ही घर में से 4 लोगों की लग गई, या ऐसा हो सकता है कि 4 अलग अलग घरों में से लगी। तो भाई अगर एक ही घर में से 4 लोगों की लग गई तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसको नहीं माना जाता, पर अगर 4 अलग अलग घरों में से लग गई तो इक्वली माना जाता है। तो उसी तरीके से इट डज नॉट गारंटी प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ यूनिवर्स। यानी कि आपके जो सैंपल आए हैं वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करें। आपने जिन 4 लोगों का नाम निकाला है जिनसे आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे वो पूरे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करे, ऐसा जरूरी नहीं है। 4 बंधुओं के नाम भी आप निकाल सकते हो जिनको कुछ भी नहीं पता, जिनको किसी चीज की कोई नॉलेज नहीं है। इट डज नॉट गिव वेटेज टू सर्टेन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ द यूनिवर्स। यानी इस मेथड से कोई अब वेटेज नहीं दे सकते। वेटेज का मतलब क्या होता है? किसी को प्रेफरेंस नहीं दे सकते कि भाई ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना। ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले से ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, कम इंपॉर्टेंट वाले से कम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। ज्यादा इंफॉर्मेशन वाले के ऊपर ज्यादा ध्यान रखते हुए उनसे बाकी इधर उधर की चीजें पूछनी है जबकि इनसे नहीं पूछनी। तो इन केस ऑफ रैंडम सैंपलिंग आप किसी को भी प्रेफरेंस नहीं दे सकते, किसी को भी वेट नहीं दे सकते, किसी को भी इंपॉर्टेंस नहीं दे सकते। तो ये एक डीमेरिट भी कहा जा सकता है, क्योंकि आप वीवीआईपी
से भी वही इंफॉर्मेशन पूछ रहे हैं जो कि एक आप लोअर ग्रेड से पूछ रहे हैं, और उनके बीच में कोई कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट भी नहीं कर रहे, साथ साथ आप उनसे इंफॉर्मेशन जो ज्यादा आ सकती है वो भी आप नहीं पूछ सकते। क्यों? क्योंकि आप रैंडम सैंपलिंग कर रहे हो, इसलिए तो भाई वेटेज नहीं मिलता। ये फायदा भी है पर हमारे भारत देश में नुकसान काफी है, क्योंकि हर सबको बराबर अधिकार मिलना चाहिए। कैसे? छोड़ो, बाद में बात करेंगे। हाँ जी, यहां बात करेंगे उसकी। नेक्स्ट, प्रपोजल एंड डेलिब्रेट सैंपलिंग। What is deliberate या proposal sampling? It is a method in which investigator himself make the choice of sample item which in his opinion are the best representative of universe। ये बहुत सर्वव्यापक एग्जाम्पल है, आपका जो इंस्पेक्शन टीम आती है स्कूल में उसका एग्जाम्पल है पूरा पूरा। क्या होता है? एक ऐसा मेथड जहां इन्वेस्टिगेटर अपने हिसाब से 2 या 3 लोगों को चुनता है कि भैया हाँ ये आपके पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करने में मदद करेंगे। एक अच्छा बच्चा को भी चुन लिया, एक खराब को भी चुन लिया, एक मीडियोकर को भी चुन लिया, तीनों से सवाल पूछे जा रहे हैं और उन तीनों के हिसाब से आप आंसर और एक रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं कि आपकी क्लास किस तरीके से है, अच्छी है, बुरी है, मीडियोकर है या किस तरीके की आपकी क्लास है। सो इट इज अ मेथड इन विच इन्वेस्टिगेटर, आपका जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद चॉइस करता है सैंपल्स की और उसके हिसाब से जो बेस्ट चॉइस है उसको वो आगे एज अ सैंपल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। फायदे, दिस मेथड इज फ्लेक्सिबल टू अलाउ द इंक्लूजन ऑफ ऑल दोज आइटम्स इन सैंपल विच आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस। जो स्पेशल सिग्निफिकेंस रखते हैं, जो बच्चे देखने में जो इंटेलिजेंट लगता है उसको भी पकड़ लिया, देखने में जो एक मीडियोकर लगता है उसको भी ले लिया, और जो देखने में लगता है कि इसको कुछ नहीं आता उसको भी पकड़ लिया। तो भाई जिसकी स्पेशल सिग्निफिकेंस है उसको उठाने में ये मेथड बड़ा मदद करता है। इट इज वेरी स्पेशल टेक्निक ऑफ सिलेक्शन ऑफ सैंपल आइटम। बड़ी ही शानदार टेक्निक है और इसके क्या कहते हैं, इस मेथड के थ्रू बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है अगर आपको जो इन्वेस्टिगेटर है वो एजुकेटेड है और वो एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज लेके चलता है। तो नुकसान, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ पर्सनल बायस। पिछली वीडियो आप चेकआउट कीजिए, मैंने बताया था कि आपके क्लास टीचर ने सिर्फ उन्हीं 2 व्यक्तियों को खड़ा किया जिसको सारे आंसर आते थे, बाकी किसी से कुछ पूछा भी नहीं, तो पर्सनल बायस के चांसेस बहुत है। रिजल्ट कैन बिकम डाउटफुल बिकॉज ऑफ पर्सनल बायस, और क्योंकि पर्सनल बायस होता है तो आपका जो देखने वाला है उसको भी लगता है यार ऐसा कैसे हो गया, हाउ कुड दिस बी पॉसिबल कि इस क्लास में जितने बच्चों को मैंने खड़ा किया सारे के सारे जवाब दे रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो डाउटफुल रिजल्ट इसमें बहुत आ सकते हैं क्योंकि देख के चुना गया है, इसलिए। आगे ये बहुत बड़ा खेल करता है मिक्स्ड सैंपलिंग या स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग। अब इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, डेफिनेशन बोलूंगा और अच्छा है बुरा है ये आप खुद चूज करो। According to this method, population is divided into strata having different characteristics या into different categories बोल दो, ये strata word को हटा देते हैं, into different categories having different characteristics and some of the items are selected from each category so that the entire population get represented। यानी कि पूरी पॉपुलेशन को कुछ स्पेसिफिक टुकड़ों में तोड़ दिया गया और हर टुकड़े में से कुछ कुछ लोगों को सिलेक्ट कर लिया गया ताकि पूरी जितने भी लोग हैं, जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी तरीके की कैटेगरी बनी है, हर कैटेगरी में से कुछ बंदे आ सके। जैसे कि हमने क्या करा, साइंस वाले स्टूडेंट्स को भी पकड़ लिया, कॉमर्स वाले स्टूडेंट को पकड़ लिया और आर्ट्स वाले स्टूडेंट को पकड़ लिया। 3 कैटेगरी बना दी, साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स। साइंस में से 2 बच्चों को निकाला, आर्ट्स में से 2 बच्चों को निकाला, कॉमर्स में से 2 बच्चों को निकाला। वो क्या बन गए? सैंपल बन गए। अब उन सैंपल्स के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो। ये क्या है? साइंस वाले की कैरेक्टरिस्टिक्स अलग है, वो साइंस पढ़ता है, ये कॉमर्स पढ़ता है, ये आर्ट्स पढ़ता है। तो हर बंदों में से, हर कैटेगरी में से हमने कुछ लोग सिलेक्ट कर लिए और जो बंदे हमने सिलेक्ट करे हैं हम उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। समझ में आ गया? ताकि एक प्रॉपर हमें स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन मिल सके, यहाँ की भी और यहाँ की भी। 5, इट कवर्स ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स। आप साइंस वाले को भी ले रहे हो, कॉमर्स वाले को भी ले रहे हो, आर्ट्स वाले को भी ले रहे हो, तो तीनों के कैरेक्टरिस्टिक या सब लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी।
इट ऑफर रिलायबल एज वेल एज मीनिंगफुल रिजल्ट। आपको एक मीनिंगफुल रिजल्ट मिलेगा क्योंकि आप हर कैटेगरी के लोगों के साथ काम कर रहे हो, हर कैटेगरी के लोगों को आपने एज अ सैंपल चूज किया है। डीमेरिट, लिमिटेड स्कोप, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ बायस एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉपुलेशन, की पॉपुलेशन को किस बेसिस पे आप कैटेगराइज कर रहे हो और उनमें से किन लोगों को चुन रहे हो। देखो साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स आपने बना दिया, अब साइंस में से जो 2 बंदे चुन रहे हैं वो आप रैंडम सैंपलिंग के थ्रू चुन रहे हो या प्रपोजिव और डेलिब्रेट सैंपलिंग के थ्रू चुन रहे हो, वो आपके ऊपर। ये है तो गड़बड़ भी है, फायदे भी हैं, ये है तो गड़बड़ भी है, फायदे भी है। ठीक है, तो पर्सनल बायस होने के चांसेस होते हैं एट द टाइम ऑफ क्लासिफिकेशन, ये आपके ऊपर ध्यान में रखना है। भैया कोटा बना दिया, हर चीज की अलग बना दी, इसमें से भी चुनने जरूरी है, इसमें से भी जरूरी है, क्यों जरूरी है भाई? सबको एक ही थाली में रखो और सबको चुनाओ, कोई टेंशन नहीं है। बुरा मत मानना कि इस चीज का अपनी ओपिनियन दे रहा हूं, दिमाग में मत लगाओ, इस बारे में कभी और बात करेंगे, समय आएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी। टिल देन गाइस कीप ऑन वाचिंग इकोनॉमिक्स टिप्स, डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड